आज भोलाराम का जीव नाम के पाठ की मूल संवेदना के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ की विधा व्यंग है। लेखक हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था 22 अगस्त 1924 में और 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और व्यंग लेखक थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन के परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। परसाई जी कहा करते थे कि व्यंगकार का मानवीयता और मानव जीवन से गहरा सरोकार होना चाहिए। यदि यह सरोकार उसके पास नहीं है तो वह जो कुछ भी लिखेगा वह खुद फुहड़ हो जाएगा, हास्यास्पद हो जाएगा और उसकी धारा खत्म हो जाएगी और यह सस्ती और टुच्ची चीज़ बनकर रह जाएगी। परसाई जी कहते थे कि व्यंग कमज़ोर आदमी पर नहीं लिखा जा सकता, उस पर तो केवल हास्य लिखा जा सकता है। व्यंग एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति अथवा रचना है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा किसी समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं अथवा उसके किसी पहलू को रोचक और हास्यास्पद ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। हास्य का अर्थ है वह कारक जिससे हंसी, विनोद या आमोद की उत्पत्ति होती है। हास्य का स्वभाव आक्रामक या घातक नहीं होता, क्योंकि हास्य केवल हंसी मजाक होता है। उसका जो उद्देश्य होता है वो मनोरंजन होता है, जबकि व्यंग शब्द व्यंग अर्थात विकृत अंग से उद्धृत है, जिसमें शब्द का वास्तविक अर्थ उसके वास्तविक मंतव्य से अलग होता है और स्वभाव से अधिकतर आक्रामक होता है, आमोदजनक नहीं होता, यानी कि हास परिहासजनक नहीं होता। व्यंग का उद्देश्य मनोरंजन करना है ही नहीं, बल्कि व्यंग का उद्देश्य जनता को जागृत करना होता है और ये जरूरी है कि व्यंगकार में सूक्ष्म परिवेक्षण करने की क्षमता हो। व्यंग मूल रूप से एक ऐसी तकनीक है लिखने की जिसका उपयोग लेखकों द्वारा किसी व्यक्ति या समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार या बुरे व्यवहार के बारे में उल्लेख करने या उसकी ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। व्यंग की विशेषता यह है कि जब कठोर शब्दों के प्रयोग के बिना विनम्र और हल्के तरीके से किया जाता है। बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट, जाति विद्वेष, धार्मिक उन्माद, भ्रष्टाचार आदि के दमघोंटू वातावरण में हास्य व्यंग समाज को ऑक्सीजन देने का काम करता है। इस बहाने समाज का तनाव भी कम होता है और उसे राहत भी मिलती है और जो विकृति समाज में फैली हुई हैं, विडंबनाएं, विसंगतियां समाज में फैली हुई हैं, उनके प्रति वह जागरूक भी हो जाता है और उनका उसको अच्छे से पता चलता है। किसी व्यंग में हास्य हो सकता है, पर वह मात्र कथ्य को रोचक बनाने के लिए ही होता है। व्यंग का उद्देश्य वास्तव में हंसाना नहीं होता, बल्कि इसकी नई बात यही है कि इसमें व्यवस्था और समाज के चरित्र पर व्यंग किया जाता है और आम और खास का अंतर बताया जाता है। भोलाराम का जीव नाम का जो व्यंग हरिशंकर परसाई ने लिखा, ये भी एक ऐसा ही व्यंग है। इसमें एक आम व्यक्ति है भोलाराम और कुछ खास व्यक्ति हैं जो प्रशासन व्यवस्था को चलाते हैं, प्रशासन की मशीनरी में कुछ अंग के रूप में स्थापित हो गए हैं। भोलाराम सरकारी नौकर था। वह 5 साल पहले रिटायर हो गया था। एक मकान का किराया जिसमें वह रहता था 1 साल से उसने नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था, लेकिन वह मकान मालिक उसे निकाल पाए इससे पहले ही भोलाराम की मृत्यु हो जाती है। भोलाराम की मृत्यु के समय उसकी उम्र लगभग 65 साल थी। भोलाराम के नाम के आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी और उसके जीव को लेकर यमदूत यमलोक जा रहा था। तभी जीव रास्ते में यमदूत को चकमा देकर भाग गया। यमदूत ने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में चित्रगुप्त को यमलोक में जाकर बताया था कि उसने भोलाराम के जीव को पकड़ा और स्वर्ग लोक की यात्रा आरंभ की, लेकिन जब नगर के बाहर यमदूत उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, उसी समय वह उसके चंगुल से छूटकर गायब हो गया और फिर उसका कहीं पता नहीं चला।
चित्रगुप्त ने पृथ्वी पर हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों का रजिस्टर देखा और उसका ब्यौरा चेक करके बताया कि भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे पर एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में रहता था, परिवार समेत। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। लेकिन भोलाराम, जिसके परिवार का उसने ये देखा, वो उसके रजिस्टर में उसकी उपस्थिति नहीं थी, भोलाराम के जीव की। नारद भी वहीं पर उपस्थित थे। जब नारद को पता चला कि यमदूत द्वारा भोलाराम के जीव को लाते समय वह रास्ते में कहीं गुम हो गया है, तो नारद ने कहा कि मैं पृथ्वी पर जाता हूँ और भोलाराम के जीव को ढूंढ कर लाता हूँ। नारद को पृथ्वी पर भेजने से पहले चित्रगुप्त ने पृथ्वी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए नारद से कहा, महाराज, पृथ्वी पर आजकल इस प्रकार के व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मौजे रेलवे के अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है पृथ्वी पर कि राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया है। ऐसा शक चित्रगुप्त नारद के सामने प्रस्तुत करते हैं कि जब आप भोलाराम के जीव को ढूंढने के लिए जाओ तो इन सारी स्थितियों पर भी ध्यान रखना। यमदूत ने जब कहा कि भोलाराम का जीव का गायब हो जाना एक जादू जैसा लगता है, तो चित्रगुप्त धर्मराज से बोले कि इन दिनों धरती पर इस प्रकार का माल उड़ाने का और अपहरण का धंधा बहुत चल रहा है। इन सारी स्थितियों से जो चित्रगुप्त बता रहे हैं नारद जी से या धर्मराज से, और जो यमदूत ने चित्रगुप्त से बताया कि किस तरह से वो जब भोलाराम के जीव को लेकर चलता है और नगर से बाहर आता है, वायु की तरंगों पर बिठाकर उसके जीव को लेकर चलने के लिए तैयार होता है, लेकिन भोलाराम का जीव कहीं गायब हो जाता है। तो इन सारी स्थितियों को बताते हुए लेखक ने इस अंश में, जो कहानी का ये अंश है, चित्रगुप्त के माध्यम से देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग का तीर चलाया है। यानी कि एक बात को सीधे सीधे ढंग से ना कहकर ये स्थिति बताई है कि भोलाराम का जीव जब उसकी मृत्यु होती है, स्वर्ग में जाता है, जबकि सारी कष्टों से मुक्त होने की स्थिति होती है, तो भी वो नहीं जा पाता है। उस भ्रष्टाचार में इस तरह से फंस जाता है। खैर, नारद जी धरती पर आते हैं और भोलाराम के जीव को ढूंढ निकालते हैं। दरअसल भोलाराम का जीव अपनी पेंशन की फाइल में जा छिपा था। अपनी पेंशन का दिन रात इंतजार करते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। इसी कारण वह पेंशन की फाइल के मोह से ग्रस्त होकर उसमें छिप गया और वहां से स्वर्ग भी जाने को राजी नहीं हुआ। नारद मुनि के पूछने पर चपरासी ने नारद को सलाह दी कि महाराज, आप इस झंझट में क्यों पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहोगे तो भी काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिल लीजिए। नारद जी बड़े साहब के पास जाते हैं और वहाँ एक बाबू से, फिर दूसरे बाबू से, फिर तीसरे बाबू से, कई बाबुओं से मिलते हैं और फिर बड़े बाबू के पास जाते हैं, बड़े साहब के पास। तो बड़े साहब या बड़े बाबू से बताते हैं कि महाराज, भोलाराम ने पेंशन के लिए दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। ऐसा कहने से दफ्तर के बाबू का आशय यह था कि भोलाराम ने पेंशन मंजूर करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए दरख्वास्तों के साथ पैसा नहीं दिया था। बड़े साहब भोलाराम को ये भी बताते हैं पेंशन के केस के बारे में कि महाराज, आप वैरागी हैं, आप यहाँ के रीति रिवाज के बारे में नहीं जानते। दरअसल कार्यालय भी मंदिर की तरह है, जहाँ पर दान और पुण्य करना बहुत ज़रूरी होता है। पेंशन का केस कई दफ्तरों से होकर जाता है और उनमें तुरंत काम करने के लिए अफसर को रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन भोलाराम ने यही नहीं किया और इसी कारण से उसका काम आज तक रुका हुआ है। भोलाराम के जीव को मुक्त करने के लिए या उसकी पेंशन को पास करने के लिए ये भी कहता है बड़ा बाबू कि तुम अपनी वीणा ही हमें दे सकते हैं। मेरी बेटी है जो वीणा बजाना सीख सकती है। और जब नारद जी वीणा दे देते हैं तब वो उसकी पेंशन को पास कर देते हैं। इस प्रकार कहानी का जब हम पूरी तरह से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सरकारी कार्यालयों में
वैध काम करने के लिए भी खुलेआम अवैध फीसें वसूली जाती हैं। भोला राम का जीव इसी भ्रष्टाचार के कारण सरकारी तंत्र की असफलता को उजागर करता है। हरिशंकर परसाई ने इस कहानी के माध्यम से सरकारी भ्रष्टाचार और खोखली व्यवस्था को उजागर किया है कि किस प्रकार एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति सरकारी भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाता है कि उसकी मुक्ति मरने के बाद भी नहीं हो पाती है। परसाई जी भोला राम का जीव व्यंग के माध्यम से पाठकों को सरकारी तंत्र की अव्यवस्था से परिचित कराते हैं और सर्वव्यापी भ्रष्टाचार के कारण एक आम आदमी की स्थिति किस सीमा तक दयनीय हो जाती है, ये बताते हैं। पाठकों अर्थात जनता को जागृत करने के लिए परसाई जी व्यंग के माध्यम से मानवीय त्रासदी और करुणा तक ले जाते हैं। इस क्रूर और निंदनीय स्थिति से छुटकारा पाने का उपाय यही है कि जनता इसके विरुद्ध खड़ी हो। प्रशासन और जन सहयोग दोनों के सम्मिलित और ईमानदार प्रयास से ही यह कैंसर काबू में आ सकता है। यही कहानी का संदेश है और यही भोला राम का जीव की मूल संवेदना है।